स्टूडेंट, बेटा आज हम लोग जो है एक नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, मोशन इन वन डायमेंशंस। ठीक है। और हम देखेंगे कि जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो उस पर मैकेनिक्स काम करने लगती है। ठीक है ना। तो अब फिजिक्स में जो मैकेनिक्स है उसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। मैंने इसको पहले भी डिस्कस कर रखा है। तो अब देखते हैं कि मोशन जिस टाइप का होगा उसी हिसाब से उस पर मैकेनिक्स लगेगी। ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया है कि मैकेनिक्स को हमने क्या किया कि हमारे पास जो बॉडी का जो स्टेट होता है वो दो तरीके का होता है। या तो बॉडी आपकी कैसी होगी, स्टैटिक होगी। कैसी होगा जी? आपकी बॉडी स्टैटिक होगी, है ना। या तो डायनेमिक होगी। स्टैटिक का मतलब है कि हमारी बॉडी कैसी है, रेस्ट में है। ठीक है ना। तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो उस पर स्टैटिक्स मैकेनिक्स लगती है। और अगर हमारी बॉडी कैसी है, डायनेमिक है, इसका मतलब यह है कि बॉडी इज इन मोशन। अगर हमारी बॉडी मोशन में, उसको बोलेंगे डायनेमिक है। ठीक है ना। अब अगर बॉडी मोशन में आ गई तो वहाँ पर दो मैकेनिक्स काम करती है। एक होती है काइनेमेटिक्स और एक होती है डायनेमिक प्रॉपर। ठीक है बेटा जी। क्या होगी? डायनेमिक प्रॉपर। अब हमको जो मेन पढ़ना है वो काइनेमेटिक्स पढ़ना है। ठीक है ना। तो देखते हैं कि काइनेमेटिक्स जो मैकेनिक्स की ब्रांच है ना, वो किस टाइप के मोशन को डील करती है। वास्तव में इसे मान लो कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, मान लो मैं यहाँ बना रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। ये एक ऑब्जेक्ट आपका है। ठीक है ना। और ये ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है। ठीक है ना। अगर इस ऑब्जेक्ट पर आपने कोई फोर्स बाहर से ऐसे लगाया, ठीक है ना, ये आपने फोर्स इस पर एक्ट कर दिया तो ये ऑब्जेक्ट मूव कर गया। पहले तो रेस्ट में था, अब ये मूव कर गया, ये मोशन में आ गया। अब आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। और ड्यूरिंग द मोशन जैसे ये मोशन में ऑब्जेक्ट आएगा, है ना, तो इस ऑब्जेक्ट के पास मोशन पैरामीटर डेवलप होने लगेंगे। मोशन पैरामीटर का मतलब क्या है? इस ऑब्जेक्ट के पास क्या आ जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी। इस ऑब्जेक्ट के पास क्या आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी। इस ऑब्जेक्ट के पास क्या आ जाएगी? डिस्टेंस आ जाएगा, है ना। इस ऑब्जेक्ट के पास क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, है ना। इस ऑब्जेक्ट के पास क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा, एंड ईटीसी एक्सेट्रा। बहुत सारे पैरामीटर्स जो है इस बॉडी में क्या होंगे? डेवलप होने लगेंगे। ओके। तो जैसे ही आपने फोर्स लगाया, बॉडी मोशन में आ गई, तो आपने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे पैरामीटर एक साथ डेवलप हुए बॉडी में मोमेंटम आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, वेलोसिटी आ गई, स्पीड आ गया। तो अब इन सब चीज़ों का हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि भाई बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, बॉडी का मोमेंटम कितना है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्सेलरेशन कितना है। तो इन चीज़ों को डील करने के लिए इनकी जो इन्हें बोलते हैं मोशन पैरामीटर। तो इनको डील करने के लिए हमें काइनेमेटिक्स की हेल्प लेनी पड़ती है। जो काइनेमेटिक्स में जो लॉ है, जो रूल्स बने हैं काइनेमेटिक्स में, उसको लगाकर हम इन चीज़ों को जो हमारे पास ये मोशन पैरामीटर, उनको हम डील करते हैं। ठीक है ना। तो अब तो काइनेमेटिक्स की लिमिटेशन क्या है? काइनेमेटिक्स कहाँ तक अप्लाई हो सकती है? तो जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर फोर्स लगा रखा था पहले से, है ना। तो बताइए इस मोशन का कॉज क्या है? ये मोशन क्यों हुआ? तो आप कहोगे सर ये मोशन तो फोर्स के लगने की वजह से हुआ। तो मोशन की वजह क्या है? मोशन की वजह तो फोर्स है। ठीक है ना। अच्छा, फोर्स लगने के बाद ही ये मोशन पैरामीटर डेवलप हुए। तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स के कैलकुलेशन का काम काइनेमेटिक्स नहीं करती है। ठीक है ना। जिस वजह से मोशन हुआ है उसको काइनेमेटिक्स नहीं डील करती है, पहली बात। और इसके बाद जो पैरामीटर डेवलप हो जाते हैं, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, उसको क्या है? काइनेमेटिक्स डील करती है। तो काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट क्या आ गया? काइनेमेटिक्स साइंस मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जो कि मोशन पैरामीटर की स्टडी करती है, स्टडी ऑफ मोशन पैरामीटर। ठीक है ना। बट ये मोशन के कॉज को डील नहीं करती है। ये काइनेमेटिक्स जो आपकी जो ब्रांच है उसकी लिमिटेशन है कि ये कॉज को डील नहीं करेगी। ठीक है बेटा जी। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज द स्टडी ऑफ मोशन पैरामीटर, है ना, ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट द फैक्टर कॉज ऑफ द मोशन। ठीक है बेटा जी।
तो आप देख सकते हो कि इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन पैरामीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर विच कॉज द मोशन। ठीक है, तो ये काइनेमेटिक्स जो मैकेनिक्स की ब्रांच है उसका काम है ये। ठीक है ना। अब देखो मोशन पैरामीटर क्या है, मैंने पॉइंट आउट, स्पीड है, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये आपके मोशन पैरामीटर हैं। यानी काइनेमेटिक्स में इन सब चीज़ों को हमें क्या करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा। ठीक है ना। जो काइनेमेटिक्स है, अब काइनेमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं मैं आपको पहले से डिफ्रेंशिएट करके बता दूं, जिससे आप रेडी रहो कि हमें इन चैप्टर को डिस्कस करना है और काइनेमेटिक्स इनको डील करेगी। तो आपने कहा कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका ये 3rd चैप्टर है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, इसे बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन, 1D मोशन। फिर हम आ जाएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में। किस में आ जाएंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन में। ये आपका 2D मोशन है, मोशन इन अ प्लेन। आगे पढ़ेंगे हम लोग 4th चैप्टर में कि मोशन इन अ प्लेन। ठीक है ना, इसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको भी काइनेमेटिक्स ही डील करेगी। और इसके बाद पढ़ना आपका है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये भी काइनेमेटिक्स ही डील करने वाली है। ठीक है ना। तो इन चीज़ों में हम जब भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे, या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो हमने बोला कि आपसे कि इन तीनों को जब भी हम डील करेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्टाइल मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इन सब चीज़ों में कभी भी हम लोग फोर्स का जिक्र नहीं करेंगे, फोर्स की बातें नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इनको काइनेमेटिक्स डील करेगी। और फोर्स की बात कर दोगे तो, क्योंकि फोर्स क्या होता है, कॉज ऑफ मोशन होता है, तो वो उसको काइनेमेटिक्स डील नहीं करती है। ठीक है ना। तो इसके बाद आपका आ जाएगा इस जो आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बाद जो चैप्टर आपके स्टार्ट होंगे वो होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पूरा का पूरा फोर्स के लिए ही है। तो वहाँ पर आपकी क्या लगेगी, डायनेमिक प्रॉपर। ये जो ब्रांच है ये तब लगने शुरू, ये डायनेमिक प्रॉपर जो आपकी ब्रांच है ये मोशन पैरामीटर के साथ साथ ये कॉज ऑफ मोशन को भी डील करती है। तो जब हम डायनेमिक स्टार्ट करेंगे तब इसकी पूरी चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा जी। अब देखिए, अब सीधे आते हैं हम हमारा जो टॉपिक आपका है, जो मेन चैप्टर आपका है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, या उसको बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे, या तो मोशन इन वन डायमेंशन। तीनों में से आप तीनों में से कोई एक कह सकते हो आप। ठीक है ना। अच्छा, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने नोट में यहाँ पॉइंट आउट किया है कि नो ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज इन स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन, और इन स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट मोशन, यहाँ पॉइंट आउट कर लो, और इन स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट मोशन। ये देखो कि कोई बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है, ये आप नहीं बता सकते हो। ठीक है ना। आप जिस बॉडी को आप रेस्ट में मान रहे हो, मान लो फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं आपसे कि मान लो, जैसे एक आपने कहा कि मान लो एक कार है, ये है ना, इसमें ड्राइवर बैठा हुआ है। ठीक है ना। और ये कार जो है वेलोसिटी वीसी से आगे बढ़ रही है। ठीक है ना। और यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर मान लो एक बंदा यहाँ पर रेस्ट में यहाँ पर खड़ा है। ठीक है ना, ये ओके। और इसके बाद आपने कहा कि सर यहाँ पर जो है आपने एक ट्री बना दिया ऐसे, यहाँ पर एक पेड़ है, ट्री आपने बना दिया। ठीक है, ये भी यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है ना। अब अगर ये बंदा, इस बंदे से पूछो तो ये बंदा बोलेगा कि ट्री किस में है, रेस्ट में है। किस में है, रेस्ट में है। तो ये जो ट्री है इस बंदे के हिसाब से किस में है, रेस्ट में, क्योंकि ये भी खड़ा यहाँ पे है रोड पे, यहाँ पर ट्री को देख रहा है। तो ये बोलेगा, ये वाला बंदा बोलेगा कि भाई क्या है, आपको इसको मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। ठीक है ना। तो बी आपका है, बी बंदा जो बोलेगा आपका कि सर ये किस में है, ट्री रेस्ट में है। ठीक है ना। लेकिन जो कार से मूव कर रहा है और आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो कार के अंदर जो बैठा हुआ ड्राइवर है वो जब इस ट्री को देखेगा तो इस ड्राइवर को ये ट्री जो है पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। ऑब्वियस है, आप भी जानते होंगे, जब ये आगे निकलेगा तो ट्री इसको पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना। तो अगर ड्राइवर से आप पूछोगे तो ड्राइवर बोलेगा भाई सर जो है कि ट्री जो है वो मोशन में है। क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से ट्री क्या है, मूव कर रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो कुछ लोग बोलते हैं कि सर ठीक है,
इसको ऐसा मालूम पड़ रहा है कि ट्री क्या, ड्राइवर को ऐसा मालूम पड़ रहा है कि ट्री मोशन में है ना, बट ये ड्राइवर की आंखों का धोखा है, ऐसा लोग बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ये जो ड्राइवर बोल रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है, अब बिल्कुल सही है, इसमें कोई संदेह नहीं आप कर सकते हो कि ये इसका कोई मतलब ये आंखों से दिख रहा है इसको कि हाँ ये मोशन में है, बट ट्री मोशन में नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ये बंदा, अब प्रॉब्लम कहाँ आ गई, प्रॉब्लम आ गई कि भाई आपका ट्री मोशन में है कि रेस्ट में है। तो आप ये कहोगे सर कि ये दोनों जो ऑब्जर्वर हैं वो अपने अपने हिसाब से सही है, ये बोल रहा है रेस्ट में है, तो बिल्कुल इसके हिसाब से किस में है, ट्री रेस्ट में है। और ये जो बोल रहा है कि ट्री किस में है, ड्राइवर बोल रहा है कि ट्री मोशन में है, तो ड्राइवर भी अपनी जगह पे सही है। दोनों के ऑब्जर्वेशन बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ये ट्री को आप एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं कह सकते हो और न तो एब्सोल्यूट मोशन कह सकते हो। जब इसका भी आंसर सही है, इसका भी आंसर सही है, तो वो कोई बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है, ये डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर पर कि ऑब्जर्वर किस जगह खड़े होकर के इस ट्री को देख रहा है। यहाँ पर रोड पे खड़े हैं ये, है तो इस तो एक वर्ड आएगा फ्रेम, बार बार आएगा ये वर्ड, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक रीजन है, एक स्पेस है जहाँ पर खड़े होकर के हम हैपनिंग को देखते हैं। तो इसके हिसाब से क्या होगा, ये जो यहाँ जहाँ पर ये बंदा जहाँ पर ये रोड पे खड़ा है, ये पूरा का पूरा एक फ्रेम है। इसके फ्रेम के हिसाब से ये किस में है, रेस्ट में है। और ये कार जो है, कार इस बंदे का फ्रेम है, जो ड्राइवर है ना, उस ड्राइवर का फ्रेम क्या है, कार है। और इस ड्राइवर के हिसाब से कार ट्री किस में है, मोशन में है। तो इट मीन्स कि क्या बोलते हैं कि इस ड्राइवर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, कार है, और इस बंदे का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ग्राउंड है। इट मीन्स कि अगर आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल दिया तो कैलकुलेशन में भी आपको चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। तो इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, व्हाट इज़ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको बेटा जी। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि हमें हमेशा ऑब्जर्वेशन लेना है, हमें चीज़ों को कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है, मोमेंटम को कैलकुलेट करना है, एनर्जी को कैलकुलेट करना है, स्पीड को कैलकुलेट करना है। इन सारे कैलकुलेशन के लिए हमको एक चाहिए ऑब्जर्वर जो कि कैलकुलेट करे, और उस ऑब्जर्वर के लिए चाहिए वो ऑब्जर्वर, अब प्लस उसके लिए चाहिए स्पेस जहाँ पर वो खड़ा हो के क्या मेजरमेंट वो करे, ठीक है ना। तो देखते हैं अब बेटा जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहाँ बनाते हम लोग हैं उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। पहले तो एक चाहिए ऑब्जर्वर जो कि कैलकुलेशन करेगा, है ना, और साथ में वो क्या बनाएगा अपने पास, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्योंकि जो ऑब्जर्वर है, मान लो आपको कि एक कोई पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पॉइंट पी पर कोई हैपनिंग हुई, कोई बॉडी मूव है, कोई बॉडी यहाँ पर है ना, ये बॉडी यहाँ पर है। तो इस बॉडी में मान लो वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, डिस्टेंस भी है। तो इस बॉडी को में जो भी मोशन पैरामीटर्स हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए चाहिए क्या, एक ऑब्जर्वर। तो मान लो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका एक ऑब्जर्वर है जो क्या चाहता है, जो चाहता है कि क्या, कि यहाँ पर इस बॉडी की पोजीशन या मोमेंटम जो भी इसके पास पैरामीटर उनको कैलकुलेट करना चाहता है। तो सबसे पहले क्या करेगा कि ये ऑब्जर्वर ये पता लगाएगा कि ये बॉडी है कहाँ पे। जब तक ये नहीं मालूम पड़ेगा इसको कितने डिस्टेंस पे है, क्या उसकी डायरेक्शन है, क्या उसकी पोजीशन है, अगर इस ऑब्जर्वर को ये नहीं चलेगा पता, तो कैसे इसके बारे में जानकारी मालूम करेगा वो। तो क्या करेगा, तो ये ऑब्जर्वर क्या करेगा, अपने पास एक बनाएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बनाएगा, एक बनाएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको बोलेंगे ये आपका क्या होगा, क्या बना देगा, यहाँ पर एक बना देगा, ये बना देगा एक्स एक्सिस, और ये क्या बना देगा यहाँ से, ये बना देगा यहाँ पर वाई एक्सिस, ठीक है ना। और अगर चाहो तो यहाँ जेड भी बना सकते हो ऐसे, अगर 3D में है तो ये क्या बना देगा इसको, ये आपका एक्स वाई और जेड बना देगा। और ये कहेगा जहाँ पर हम हैं उस पॉइंट को मानेगा ये 0,0,0, है ना। इसका मतलब ये है कि ये अपने जहाँ पर ये खड़ा होगा उसको मानेगा कि ये ओरिजिन है, मतलब यहीं से सारी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम
अब ये बन गया तुम्हारा एक ऑब्जर्वर आ गया, उसने क्या बना लिया, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा ऑब्जर्वर, ये पोजीशन को पॉइंट आउट करेगा, ये अभी कैलकुलेशन करना शुरू करेगा भाई कहाँ पे है। तो ये कहेगा देखो ये डिस्टेंस यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, तो ये कितना चला, एक्स में चला इतना, एक्स में इतना चला होगा, ये बॉडी कहाँ पर है, एक्स में इतनी डिस्टेंस पे होगी और वाई पे इतनी होगी। आई थिंक मेरी बात समझ। ये क्या करेगा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेगा और ये कह देगा कि भाई देखिए बॉडी की जो पोजीशन है वो ये देखिए आर ये है ना, यहाँ पर ये आपका क्या है, इतना एक्स है, इधर क्या है आपको वाई। इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा बेटा जी, एक्स बन जाएगा और क्या बन जाएगा, वाई बन जाएगा। अगर जेड भी आएगा तो यहाँ जेड बन जाएगा मान लीजिए। तो इस ऑब्जर्वर ने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना करके यहाँ पर पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बना दिया। एक्स ये जो है एक्स को, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, वाई कोऑर्डिनेट वाई है और जेड कोऑर्डिनेट जेड है। इससे ये मालूम चला कि एक्स एक्सिस पे कितने दूरी पे है, ये वाई पे कितने डिस्टेंस पे है और जेड पे कितने डिस्टेंस पे है। तो अब इसकी पोजीशन चल गई पता, ठीक है ना। अच्छा, अब मान लो इस बॉडी पर ये बॉडी मान लो यहाँ पर क्या है, टी इक्वल टू 0। अब इसके पास एक क्लॉक भी रहेगी जिससे वो टाइम का कैलकुलेशन करेगा, क्योंकि जब मोशन होगा ना बेटा जी तो पहले क्या है, टाइम का भी तो आता है ना कैलकुलेशन, टाइम भी तो पैरामीटर है ना, मोशन पैरामीटर है। तो इसके पास क्या होगी, एक क्लॉक होगी जो मैंने यहाँ पॉइंट आउट किया है। तो ये तीनों मिलाकर का आपका बनेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ इसके पास क्या होगी, एक क्लॉक होगी। तो यहाँ बोलेगा कि मान लो इसके हिसाब से इस पॉइंट टी इक्वल टू 0 पर ये पॉइंट पी यहाँ पर है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड। टी इक्वल टू 0 का मतलब नहीं टाइम 0 हो गया, टी इक्वल टू 0 का मतलब जब से आपने टाइम को कैलकुलेट करना स्टार्ट किया उसको 0 मान लिया आपने। जैसे मान लो आपने दोपहर के 12 बजे से आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, तो जैसे ही 12 o'clock होगा मॉर्निंग, दोपहर में क्या आफ्टरनून में 12 o'clock होगा, उस 12 o'clock को आप 0 मान लोगे। तो जब 1 घंटा आगे निकलेगा, बीत जाएगा तो 1 बजेगा ना, 1 o'clock होगा तो आप 1 घंटे मानोगे, फिर 2 घंटे मानोगे। इस तरीके से क्या है कि आप जब किसी भी एक्सपेरिमेंट की स्टार्टिंग करते हो आप, तो वहाँ पर टाइम को 0 मान करके फिर 1 2 3 करके काउंट करते हो। तो मान लो टी इक्वल टू 0 कर दिया। अगर ये टाइम के रिस्पेक्ट में बॉडी की पोजीशन चेंज हो गई, एक्स वाई जेड क्या हो गया, चेंज हो गया, तो इस ऑब्जर्वर के हिसाब से ये बॉडी किस में है, मोशन में है, क्योंकि अभी तो एक्स वाई जेड इसका कोऑर्डिनेट है। मान लो 1 सेकंड के बाद ये बॉडी अगर कहीं और जाएगी तभी तो एक्स वाई जेड चेंज होगा, और जैसे ही एक्स वाई जेड चेंज होगा तो यह ऑब्जर्वर बोलेगा कि बॉडी किस में है, मोशन में है। और अब बॉडी अगर मोशन में आ गई इट मीन्स उसके पास स्पीड भी आ गई, वेलोसिटी भी आ गई, मोमेंटम भी आ जाएगा, एनर्जी भी होगी, एक्सीलरेशन भी होगा। इन जो भी चीज़ें डेवलप होंगी उसको ये कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कैलकुलेशन की तरफ बढ़ ही नहीं सकते हैं। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। और अगर यह ऑब्जर्वर को आपने किसी और फ्रेम में रख दिया, कहीं और रख दिया, तो ये कुछ और ही कोऑर्डिनेट को ऑब्जर्व करेगा। आई थिंक तो आप समझ गए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जब तक ये कंफर्म नहीं करेगा कि बॉडी किस में है, बॉडी का एक्स वाई जेड अगर चेंज हो गया मान लो, तभी तो मोशन में आएगी, और मोशन में आने के बाद लगा देगा वो काइनेमेटिक्स, है कि नहीं है। और अगर बॉडी मोशन में नहीं आ रही है, टी इक्वल टू 0 के हिसाब, टी इक्वल टू 0 पर भी यहीं पर है और टी इक्वल टू 1 सेकेंड में भी यहीं पर है, तो बॉडी क्या है, इसका मतलब रेस्ट में है, मूव नहीं कर रही है, तो ये काइनेमेटिक्स नहीं लगाएगा। तो फिजिक्स को अप्लाई करने के लिए, बॉडी का जो हमारी काइनेमेटिक्स को अप्लाई करने के लिए बॉडी का मोशन में होना अगर ज़रूरी है, तो ये ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा कि बॉडी मोशन में है कि नहीं है। अगर इसके हिसाब से इसके कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं तो बॉडी किस में है, मोशन में है, फिर काइनेमेटिक्स अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगी। अब बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो रेफरेंस फ्रेम है, हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इट कैन बी रेस्ट और मे बी मूविंग। रेफरेंस जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो रेस्ट में भी हो सकता है और क्या है, मूव भी कर सकता है, ठीक है ना। डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर, अगर मान जैसे कार में ऑब्जर्वर है, कार में बैठ करके चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है, मूव कर रहा है। अब कहीं रोड पे खड़े होकर चीज़ों को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका ग्राउंड है, रेस्ट में है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल यहाँ पर एक सेट किया हुआ है, एक बॉय है वो रेस्ट में है, यहाँ पर एक बॉडी है और इस बॉडी की स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड है, स्पीड ऑफ बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। यहाँ पर एक बॉय है जो कि स्केट बोर्ड पर खड़ा है और ये स्केट बोर्ड जो है चल रहा है किससे, 10 वीबी मतलब बॉय की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से स्केट बोर्ड जो है बॉय को लेके आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2 ऑब्जर्वर हैं, एक ऑब्जर्वर ए है और दूसरा ऑब्जर्वर आपका बी है। ये दोनों
इस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से बॉडी की स्पीड तो होगी 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये तो रेस्ट में है, ठीक है ना। और जो स्केट बोर्ड पर जो बॉय खड़ा है, और स्केट बोर्ड की स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड है। जब ये बी जो बॉय है, ये जब बॉडी को देखेगा तो इसके रिस्पेक्ट में बॉडी किस में होगी, रेस्ट में होगी, बॉडी में कोई मोशन नहीं होगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो कि ये बॉडी इसके हिसाब से मोशन में है और इसके हिसाब से रेस्ट में है। तो ये बताइए, तो इस बंदे का क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड है, ग्राउंड पे खड़े होकर इस बॉडी को देख रहा है, और इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, स्केट बोर्ड है जो कि मूविंग है। तो इसी प्रकार से आप कह सकते हो कि जब ये ऑब्जर्वेशन कहेगा तो बॉडी रेस्ट बोलेगा, बॉडी रेस्ट में है, बॉडी की वेलोसिटी 0 है, लेकिन ये बोलेगा कि बॉडी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, और दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। और ये भी जो कह रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है, ये भी जो कह रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि दोनों का फ्रेम क्या है, अलग अलग है। तो ये दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है। इसको अगर आप समझ लिए तो मैकेनिक्स में बार बार इसको अप्लाई करना पड़ेगा। आई थिंक कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। अगली वीडियो में बेटा इसके बाद बनाऊंगा, ये पहले आप लोग पढ़ लो, देख लो, कोई डाउट होगा तो हमसे डिस्कस करना, ठीक है बेटा जी। थैंक यू वेरी मच।